हाय गाइस, वेलकम टू स्टेप मार्क एजुकेशन। मेरा नाम है गुरजीत अग्रवाल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक यानी कि ऑप्टिक्स, जिसकी बच्चे बहुत ही दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर प्लीज़ ऑप्टिक्स पे वीडियोस बनाएं, ऑप्टिक्स पे सीरीज़ बनाएं, बिकॉज नीट 2020 का जेई 2020 का एग्ज़ाम नियर आ रहा है। तो कीपिंग इन माइंड वो सारे बच्चे प्लस जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए बोर्ड्स में अपीयर होने वाले हैं या फिर जेई मेन जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए ये सीरीज़ बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। बहुत ही डिटेल में मैंने एक एक चीज़, एक एक छोटी छोटी चीज़ इसके अंदर बहुत ही डिटेल में समझाई है। तो आई वांट कि अगर आप ये सीरीज़ बहुत ही ध्यान से लगाएंगे, स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक हम जाएंगे, ठीक है। तो उसमें थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मैं क्लास में कराऊंगा वो तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं, प्लस उसके अलावा हर सेक्शन के बाद मैंने कुछ क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए डाले हैं। तो मेक श्योर कि जहाँ पे वो डाले गए हैं उसी समय वीडियो को पॉज करके आप वहीं पे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें एंड देन व्हेन यू सॉल्व दोज क्वेश्चंस उसके बाद फिर आप नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाएं ताकि अगला सेक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद लुकिंग एट सम जनरल फिनोमिनास जो हमारी डेली लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सनराइज। जब सनराइज होता है तो उसके आसपास आसमान रेडिश हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और जनरल फिनोमिनाज हमने देखे होंगे, जैसे कि आसमान का कलर नीला क्यों होता है, पानी नीला क्यों दिखाई देता है, लेक्स में जनरली हम देखते हैं तो ब्लू कलर दिखाई देता है, या फिर बारिश के दिनों में जो हमें रेनबो दिखाई देता है उसमें 7 रंग क्यों दिखाई देते हैं हमें, और रेनबो बारिश के दिनों में ही क्यों अपीयर होता है। रेनी सीजन में जनरली बारिश खत्म होने के जस्ट बाद हमें रेनबो दिखाई देता है, तो उसका क्या रीज़न है, और ये 7 कलर्स में क्यों दिखाई देता है, उसका रीज़न क्या है, ठीक है। अगर लाइट, आपने ये फिनोमेना देखा होगा कि छोटे पासे से पास होता है, जैसे अगर थोड़ा सा गेट का एक पोर्शन खुला रह जाता है तो लाइट इस तरह से, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरह से अपने पाथ से बेंड हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, अपने पाथ से लाइट बेंड क्यों हो जाती है। और जैसा आपने देखा होगा कि अगर लाइट का बीम अलग अलग डायरेक्शन से एक ही जगह पे आ रहा हो, जैसे आपने सिनेमाज में या लाइव शोज़ में देखा होगा, तो सेंटर वाले पोर्शन में जितना टोटल इंटेंसिटी होता है उससे भी बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, उस एरिया का ब्राइटनेस इतना ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है, इसका रीज़न क्या है। जैसे आपने देखा होगा मिरर में आपको रिफ्लेक्शन दिखता है, पानी में आपको चीज़ों का रिफ्लेक्शन दिखता है, तो वो रिफ्लेक्शन क्यों नज़र आता है, उसका रीज़न क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेंस से अगर हम देखें तो वो मैग्नीफाई हो जाती है, उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, तो उसका रीज़न क्या है। ह्यूमन आई कैसे काम करती है, कैसे नज़र कमज़ोर हो जाती है हमारी, उसका रीज़न क्या होता है, और चश्मा लगाने से वो ठीक हो जाती है, तो उसका रीज़न क्या है। इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं हमें। जैसे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टेलीस्कोप आपने देखा होगा, माइक्रोस्कोप, कैमरा, ये सारे, कैमरा तो डेली लाइफ में आप मोबाइल्स में आ गया है तो आप यूज़ करते रहते हैं। तो ये कैसे काम करती हैं चीज़ें सारी, ये इंस्ट्रूमेंट्स किस तरह काम करते हैं, ये सारे सवालों के जवाब हमें ऑप्टिक्स में मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपने एक ये वाला इफ़ेक्ट भी देखा होगा कि गर्मियों में दूर डिस्टेंट अगर आप रोड देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि रोड के ऊपर पानी है, तो उसमें गाड़ियों की रिफ्लेक्शन भी दिखती है जो उस एरिया के आसपास जा रही होती हैं, जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं। इस इफेक्ट को मिराज इफेक्ट बोलते हैं। तो ये क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। तो अगर हमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे ऑप्टिक्स के अंदर। उसमें लाइट कैसे बिहेव करती है, लाइट के कुछ बिहेवियर्स की वजह से, कुछ प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उनके एक्सप्लेनेशन हम इस चैप्टर में देखेंगे। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाएंगे, प्लस कुछ एडिशनल चीज़ें भी देखेंगे हम, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स होता क्या है, सबसे पहले ऑप्टिक्स किसको बोल रहे हैं। अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद बिहेवियर ऑफ लाइट एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बिहेवियर ऑफ लाइट, ध्यान देना यहाँ पे, बिहेवियर ऑफ लाइट एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हम यहाँ पे मेनली लाइट के बिहेवियर की बात करेंगे। लाइट खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है। तो लाइट के बिहेवियर, मेनली लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ बिहेव है। जैसे ये बिहेव ही तो है कि सनराइज़ के समय रेड कलर दिखाई दे रहा है हमें, और रेनबो दिखाई दे रहा है हमें, और लाइट बेंड हो जा रही है। तो लाइट कैसे बिहेव कर रही है और कहाँ पे किस तरह बिहेव कर रही है, इन चीज़ों की बात करने वाले हम, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है,
जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक इस तरह की वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस को साथ साथ लेके चलती है। आप आगे चल के पढ़ेंगे कि होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस जब होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों के ऑल्टरनेट एक दूसरे के प्रोड्यूस करने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। तो आप मैग्नेटिज्म जनरली हम ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले पढ़ते हैं, तो जिन बच्चों ने प्लस टू में मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक पढ़ रखा है उनको पक्का ये वाली बात पता होगी कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करते हैं तो उनको चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट करा के जनरेट करते हैं, ठीक है। तो उनको ऑसिलेट करा के फिर प्रोपेगेट कराते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स की फिर हम वेव्स जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन चार्ज कितना है और उनका ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी कितना है, इस तरीके से। तो ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर से। यानी ये जो ब्लू वाले वाइब्रेशंस हैं ये क्या है, ये जो एरो लगे हुए हैं ये पार्टिकल की मोशन है। जो लाइट के फोटोन्स हैं वो ऐसे बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं जो बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं। तो मैक्सिमम जो हो रहा है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जो सबसे बड़ा वाइब्रेशन है, जो सबसे बड़ा एरो है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। और एक हाईएस्ट से दूसरे हाईएस्ट तक अगर हम जाएं तो उसको बोलते हैं वन वेवलेंथ, जो यहाँ पे आपको लैम्डा से डिनोट किया गया है, इसको बोलते हैं वन वेवलेंथ, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक लाइट। इस बात को सबसे पहले प्रपोज किया था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी किसने करी थी? हेनरिच हर्ट्ज ने। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डिस्कवरी करी थी हैंस ओरस्टेड ने, ठीक है। बाई एक्सीडेंट उसने कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे ओरस्टेड ने, तो सबसे पहले उसको पता चला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी करंट कैरिंग वायर से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चेंज होता है तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। फिर आगे चल के धीरे धीरे डिस्कवरी होती गई, हमें पता चलता गया कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, तो दोनों एक दूसरे को जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाद में डिस्कवर हुई। और बाद में फिर हमें पता चला कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। इस तरीके से ये सारी कहानी चलती है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिक्स बेसिकली ओवरऑल हमें क्या समझ में आया? ओवरऑल ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स लाइट के बिहेवियर के बारे में, लाइट के बिहेवियर के बारे में, लाइट के बिहेवियर से जितने भी फिनोमेना हमें देखने को मिलते हैं वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो उसी ब्रांच को हमने ऑप्टिक्स नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद लाइट है क्या? अभी जैसे कि मैंने बताया लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो अपने ऐसा भी बोल सकते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पोर्शन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये आपके सामने स्क्रीन पे जो स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है इसमें आपको वेव नज़र आ रही होगी रेड कलर की। तो इस वेव में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ क्या है। ये वेव को दिखाया टू डायमेंशनल गया है, लेकिन ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही। आप देखें कि ये धीरे धीरे स्प्रिंग जैसा नज़र आ रहा है, धीरे धीरे स्प्रिंग ओपन होता जा रहा है। तो लेफ़्ट टू राइट जैसे जैसे मूव करते जा रहे हैं तो ये स्प्रिंग बड़ा होता जा रहा है। बड़ा होने का क्या मतलब है कि इसका वेवलेंथ बढ़ता चला जा रहा है। वेवलेंथ क्या होता है? एक हाइट से, एक हाईएस्ट पॉइंट से दूसरे हाईएस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस। जैसे दिस इज़ वन वेवलेंथ, ठीक है। फिगर के अंदर देखते जाएं, ये वेवलेंथ जैसे जैसे राइट की तरफ मूव करते जा रहे हैं ये वेवलेंथ बड़ा होता चला जा रहा है। ये डिस्टेंस वन हाईएस्ट टू अनदर हाईएस्ट, या फिर वन लोएस्ट टू अनदर लोएस्ट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आप फिगर में ये वाली बात देख पा रहे हैं क्लियरली। तो राइट की तरफ जाने पे वेवलेंथ बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे इस स्पेक्ट्रम को, ठीक है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है ये, मतलब लगातार धीरे 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 लोएस्ट वेवलेंथ से हाईएस्ट वेवलेंथ तक मूव करें। लोएस्ट वेवलेंथ होती है गामा रेज की, उसके बाद एक्स रेज की, फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा अल्ट्रावायलेट की, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, उसके बाद अंत में रेडियो वेव्स, ठीक है। तो वेवलेंथ ऐसा नहीं है कि एकदम से थोड़ी थोड़ी चेंज आती है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, कॉन्टिन्यूसली। तो वहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है, एक बाउंड्री ड्रॉ कर दी गई है कि उस बाउंड्री के उधर वाली एक्सरे हैं, उस बाउंड्री के इधर वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं। सिमिलरली अल्ट्रावायलेट रे और विजिबल के बीच की बाउंड्री में बोल देते हैं कि अल्ट्रावायलेट लेफ्ट साइड वाला है और राइट साइड वाला विजिबल राइट हो गई है। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ
जिसको हम अल्ट्रावायलेट लाइट बोलेंगे, ऐसा नहीं है। वो भी एक रेंज है, मतलब एक बहुत बड़े इंटरवल में, उस इंटरवल के बीच में कोई भी वेवलेंथ मिल जाए, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम है, उस रेंज में कोई भी वेवलेंथ आ गया तो उसको एक कैटेगरी में रखेंगे हम। जैसे कि उसका कैटेगरी अल्ट्रा वायलेट भी हो सकता है, विजिबल भी हो सकता है, इंफ्रारेड भी हो सकता है। तो ये पूरा लोएस्ट से लेके हाईएस्ट वेवलेंथ तक के रीजन को इस पूरे वेव्स के बंडल को बोल सकते हो, या फिर आप वेव्स को टुगेदर अगर हम एक स्पेक्ट्रम पे बनाएं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो उसमें लोएस्ट वेवलेंथ होती है गामा रेज की और हाईएस्ट वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की। ठीक है, और होती किस साइज की है वो भी आपको इस फिगर में दे रखा है। देखना ज़रा, आपको यहाँ पे सबसे नीचे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है एटॉमिक न्यूक्लियाई। ये बेसिकली क्या है, ये एटॉमिक न्यूक्लियाई का साइज का वेवलेंथ होता है गामा रेज का। मतलब इतना छोटा होता है उसका वेवलेंथ, यानी उसका जो एक वेव है, ये जो सिंगल वेव आप स्क्रीन पे देखें ज़रा, ये जो सिंगल वेव है ये कंप्लीट वेव है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इतना बड़ा होता है गामा रेज के लिए कि बस वो एटॉमिक साइज़ का ही होता है, एटॉमिक न्यूक्लियाई के साइज़ का ही होता है। ठीक है, एक्सरे का साइज़ कितना होता है, एक्सरे के वेवलेंथ का साइज़ होता है एटम्स के साइज़ का। उसके बाद अल्ट्रावायलेट का साइज़ मॉलिक्यूल का साइज़ का हो जाता है, उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, फिर प्रोटोजोआ यानी बैक्टीरिया वगैरह, उनके साइज़ का होता है विजिबल। नीडल पॉइंट के साइज़ का होता है इंफ्रारेड। फिर उसके बाद बटरफ्लाई के रेंज का आ गया। उसके बाद माइक्रोवेव बटरफ्लाई और ह्यूमन के रेंज के बीच में होता है, मतलब बटरफ्लाई जितने साइज़ का एक माइक्रोवेव का वेवलेंथ भी हो सकता है और ह्यूमन के साइज़ का भी माइक्रोवेव का वेवलेंथ हो सकता है। और रेडियो वेव का वेवलेंथ आप देखें बिल्डिंग्स के साइज़ का है, इतना बड़ा एक वेवलेंथ होता है। मतलब एक क्रेस्ट से एक हाईएस्ट से एक लोएस्ट तक जाने में जितना डिस्टेंस पार करना पड़ेगा, यानी जैसे ये वाला डिस्टेंस है तो ये एक बिल्डिंग के जितना डिस्टेंस होता है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे ऊपर जो आपको पट्टी नज़र आ रही है ये वाली पट्टी ब्लैक से जिसमें NY लिखा हुआ है, ये क्या बता रही है इसमें, ये Y और N क्या है, ये येस और नो बता रहे हैं। तो येस और नो किस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है कि पेनिट्रेट्स अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो जहाँ पे N लिखा हुआ है उसका मतलब है नो, यानी कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। तो आप देखें सिर्फ दो ही जगह आपको येस लिखा हुआ है, यानी कि एक तो विजिबल रेंज में आ रहा है येस, ठीक है, एक तो आया यहाँ पे इस रेंज में, ये विजिबल रेंज में पड़ गया। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट इंफ्रारेड में आ गया और बाकी जो येस आया वो आया रेडियो वेव्स में। ठीक है, तो सिर्फ इसीलिए तो रेडियो वेव्स को हम जितने भी ज़्यादा कम्युनिकेशन सिस्टम में रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार करके ऊपर जाती हैं, फिर वापस से अपने पास अर्थ से वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ पे आती हैं। तो एक प्लेस से, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, जैसे मेरे पास यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो यहाँ से मैंने रेडियो वेव्स भेजा, वो यहाँ से ऊपर जाएगा स्काई में, अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार करेगा, ऊपर की लेयर से जाके टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होकर नीचे आएगा, तो अर्थ के किसी दूसरे जगह पे बहुत बड़े रीजन में जाके पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हम कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, इसीलिए चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई हैं। तो रेडियो वेव्स आर यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन बेसिकली। तो लाइट क्या है, लाइट इज़ अ पोर्शन ऑफ एक छोटा सा पोर्शन है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। और उसके अंदर भी कलर्स का वेवलेंथ धीरे धीरे बढ़ता है। किस तरह से बढ़ता है, आपने सुना होगा शायद विब ग्योर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सबसे पहले वी का मतलब है वॉयलेट, इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो मतलब वॉयलेट से लेके रेड से तो वेवलेंथ बढ़ता चला जाता है। तो ये विजिबल रेंज के 7 कलर हैं और उसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि एकदम से वॉयलेट से इंडिगो हो गया, वॉयलेट से धीरे धीरे लेस वॉयलेट थोड़ा डार्क होता चला जाता है, फिर वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, धीरे धीरे वो ग्रीन में, इस तरीके से चेंज होता चला जाता है। 1 बाई 1 वो अंत में रेड तक पहुंच जाता है धीरे धीरे। तो रेड का भी अपना एक रेंज है, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को रेड बोल देंगे। तो रेड का भी अपना पूरा एक रेंज है, मतलब उस मिनिमम से उस मैक्सिमम रेंज के बीच में आएगा तो अपने बोलेंगे ये रेड लाइट है। तो उसके भी डिफरेंट कलर होंगे, किसी का इंटेंसिटी ज़्यादा रेडिश होगा, किसका कम रेडिश होगा, कोई फीका होगा, कोई पेल होगा, कोई डार्क होगा, इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन कि उसका वेवलेंथ कितना है। ठीक है, आई होप ये वाली बात आप सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं ऑप्टिक्स पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें समझ में आ जाएंगी।
ठीक है। पहली चीज़ तो पीछे हमने जितने भी क्वेश्चन देखे स्टार्टिंग की स्लाइड्स में, उन सारे क्वेश्चंस के जवाब हमें मिल जाएंगे, ठीक है। ह्यूमन आई कैसे काम करती है, चश्मा कैसे काम करता है, कैमरा कैसे काम करता है, टेलीस्कोप कैसे काम करता है, और माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, रेनबो क्यों दिखता है, ये सारे डिफरेंट क्वेश्चंस, इनके आंसर मिलेंगे। प्लस और क्या आंसर्स मिलेंगे हमें, और हमें अच्छा ये भी मैंने बता दिया, कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ह्यूमन आई, ये सब भी हम पता कर पाएंगे। उसके अलावा आजकल जो टेक्नोलॉजी बहुत हाइट पे चली गई है, उसमें ऑप्टिकल फाइबर जिसका यूज़ आजकल इंटरनेट के लिए करते हैं, ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। जैसे मेरे घर में ऑप्टिकल फाइबर यानी फाइबर नेट लगा हुआ है, तो वो कैसे काम करता है। उसके बाद होलोग्राम्स भी डिजिटल इमेजेस होती हैं, लेज़र टाइप की ऐसी इमेज होती हैं जो आपको 3D में मूव करती हुई दिखती हैं। अगर किसी ने आयरन मैन मूवी देखी हो तो उसमें वो डिटेल में आपने उसका पूरा ऑफिस देखा होगा, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, आयरन मैन के ऑफिस में आपने नोटिस करा हो अगर कि सारा कंप्यूटर डिजिटल में घूम रहा होता है, वो हवा में उसको इमेजेस दिख रही होती हैं, कंप्यूटर के कीबोर्ड भी हवा में ही चल रहे हैं, तो सारा डिज़ाइन वो हवा में उसको नज़र आ रहा है, तो वो सारा होलोग्राम है, उसको बोलते हैं होलोग्राम। उसके बाद ऑप्टिकल कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस हम क्या कह रहे हैं कि इनके बेसिक अंडरलाइंग प्रिंसिपल को हम समझ पाएंगे कि बेसिकली लाइट कैसे बिहेव कर रही है, वो समझ में आ गया तो इनके प्रिंसिपल भी हमें पता चल जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर कि लाइट किस तरह से मूव करती है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वहाँ से हमारे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि लाइट तो एक वेव है। तो अगर लाइट वेव है तो पक्का लाइट को ऐसे 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 मूव करना चाहिए, है ना। लेकिन हमने बोला कि टू अंडरस्टैंड सम पार्ट्स ऑफ ऑप्टिक्स, यहाँ पे हमने क्या लिखा कि टू अंडरस्टैंड सम पार्ट्स ऑफ ऑप्टिक्स वी विल अज्यूम लाइट टू बी ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन एंड इट इज़ अज्यूम टू बेंड एब्रप्टली व्हेन सफर्स रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो हमने क्या बोला, तो कुछ पार्ट्स में हम लाइट को स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ अज्यूम कर लेंगे, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ये तब तक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी जब तक उसके रास्ते में कोई ऐसी चीज़ नहीं आती जो उसको रिफ्लेक्ट करा दे, जैसे कि मान लिया मैंने उसके रास्ते में एक मिरर रख दिया, ठीक है, या कोई भी ऐसी प्लेन सरफेस रख दी जो रिफ्लेक्ट कर पाए, तो वो अपने पाथ से एब्रप्टली यानी एकदम से सडनली टर्न ले लेगी, ठीक है। या फिर उसको किसी दो मीडियम की, मीडियम 1 मीडियम 2, दो मीडियम्स की बाउंड्री पे इंसिडेंट करा दिया हमने, ठीक है। तो दूसरे मीडियम में जाते ही वो अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड ऊपर भी बेंड हो सकती है, इधर भी बेंड हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन मीडियम कैसा है, दोनों में से किसी एक डायरेक्शन बेंड हो जाती है। बाकी सारे केसेस में हम क्या कह रहे हैं कि लाइट को हम रे की तरह ट्रीट कर लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ मान लेंगे, जब तक कि उसके रास्ते में कोई ऐसी चीज़ नहीं आती जो उसको रिफ्लेक्शन कोज कर दे या फिर उसका रिफ्रैक्शन कोज कर दे, तो वापस रिफ्लेक्ट होके अपनी डायरेक्शन में उसी मीडियम में वापस मुड़ जाना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। और दूसरे मीडियम में जाके अपने पाथ से टर्न होना, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसके अलावा भी खाली यही नहीं है कि लाइट बाकी सब जगह स्ट्रेट लाइन की तरह मूव करेगी, कुछ जगह हम लाइट को वेव की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में भी रे की तरह ही ट्रीट हो रही है, बस वो मुड़ रही है अपने रास्ते से। लेकिन आगे चल के हम एक चीज़ पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन जैसी चीज़। तो डिफ्रैक्शन में लाइट बिहेव ही नहीं करेगी रे की तरह। कैसे? हमने क्या बोला, देखना बेटा, ये जो अजम्पशन हमने किया है कि लाइट को हम एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ मानेंगे, तो हमने बोला कि ये अजम्पशन सिर्फ तभी ट्रू होगा ओनली इफ द मीडियम इज आइसोट्रोपिक और यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, जैसे एयर है तो पूरे रास्ते में पूरे चारों तरफ एयर ही एयर है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि लाइट चल रही है और सामने जाके किसी और चीज़ से टकरा गई, जब तक वो किसी और मीडियम से, जैसे रास्ते में पानी आ गया या ग्लास आ गया या फिर मिरर आ गया। मिरर भी क्या है, दूसरा मीडियम है,
तो अगर मीडियम ही चेंज हो गया, रास्ते में कोई और चीज़ आ गया, आइसोट्रोपिक मीडियम ही नहीं रहा, तो फिर लाइट को चेंज करना पड़ेगा अपना बात। तो या तो वो चारों तरफ एयर ही रहे, रास्ते में कोई और चीज़ आई ही नहीं, और वो एयर भी कैसी हो, चारों तरफ होमोजीनियस ही हो, मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एयर का डेंसिटी कम हो गया, एयर का डेंसिटी ज़्यादा हो गया। हर जगह आइसोट्रोपिक का मतलब है कि हर जगह उसका डेंसिटी सेम रहेगा, और हर जगह एयर ही रहेगा। अगर एयर है तो एक जगह पे, अगर एक जगह वाटर में घूम रही है तो वाटर भी हर जगह सेम रहना चाहिए, उसका डेंसिटी हर जगह सेम रहना चाहिए। तो जब तक मीडियम सेम है तो हर डायरेक्शन में मीडियम सेम होने की वजह से लाइट तब तक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ये वाली बात सही है, ठीक है। उसके अलावा ये वाली बात कब गलत होती है, इसके अलावा तो ये तो तब होगा जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, द ओपनिंग थ्रू विच it passes or the obstacle that comes across its paths are not very small। मतलब जब तक लाइट एक ऑब्स्टेकल या फिर एक ओपनिंग तो दो तरह की हो सकती हैं, एक स्लिट या फिर एक होल। होल तो क्या हो गया, मतलब जैसे ये एक शीट है तो इस शीट में एक छोटा सा छेद कर दिया, इसको होल बोल दिया, तो ये एक ओपनिंग की तरह बिहेव कर सकता है। या फिर जैसे ये एक शीट है, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, ब्लेड से इसको काट दिया, ऐसे इसके अंदर एक स्लिट बना दिया, तो इस तरह से ये जो लंबा सा छेद होता है इसको बोलते हैं स्लिट। तो अगर मैंने स्लिट बना दिया और वो स्लिट का साइज या फिर उस होल का साइज कैसा है, अगर लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का है, स्मॉल यानी लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का है, उससे कंपेरेबल है, तब लाइट अपने पाथ से बेंड होएगी उसके एजेस पे, ठीक है, उसके एजेस पे यानी उसके किनारों पे, जो भी होल है, जो भी स्लिट है उसके किनारों पे। या फिर उसके रास्ते में कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, जैसे ये मैंने कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया, तो जब लाइट जा रही है तो इसके किनारों पे भी वो अपने रास्ते से बेंड हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। इसको समझने के लिए मैंने नेक्स्ट पेज पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप उनको देखें। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, ये एक स्लिट है। अब इस स्लिट को अगर मैं दिखाऊं तो कैसे है, बिल्कुल वैसे ही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले फिगर बना के बताया था, बिल्कुल सिमिलर तरीके से। मान लिया ये मेरा एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा स्लिट है, तो इस स्लिट में से जो भी लाइट पास होगा वो अपने रास्ते से बेंड हो जाएगा, ठीक है। इस स्लिट को अगर मैं 2D में शो करूँ आपको, तो 2D में मैं इसको सामने से इधर से, सामने से किधर से, इस डायरेक्शन से देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे को ऐसा दिखेगा, ये बस एक छोटा सा होल टाइप दिखेगा, बट ये 2D में देख रहे हैं हम। तो जब लाइट इधर से आएगा, जैसे लाइट इधर से आई, ठीक है, इस डायरेक्शन से लाइट इंसिडेंट हुई, तो वो क्या करेगी, वो सीधी जाने की बजाय वो अपने रास्ते से ऐसे मुड़ जाएगी, इधर भी और इधर भी, दोनों डायरेक्शन में लाइट ऐसे बेंड होगी, ठीक है। तो जो स्क्रीन पे लाइट हमें दिखेगी वो हमें कहीं पे तो ज़्यादा लाइट दिखेगी, कहीं पे कम लाइट, कहीं पे ज़्यादा लाइट, कहीं पे कम लाइट, ऐसे फ्रिंजेस टाइप नज़र आएंगे हमें, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीच बीच में तो लाइट ज़्यादा है, बीच बीच में अंधेरा दिख रहा है। तो ये फिनोमिना तब होता है जब ये स्लिट या ओपनिंग का साइज़ बहुत छोटा है, यानी लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल है। यानी अगर इस स्लिट का साइज़ इतना है, जैसे अगर मैंने बोला ये स्लिट का विड्थ इतना है और लाइट का वेवलेंथ भी इतना ही है, दिस इज़ वन वेवलेंथ, तो ये दोनों अगर आपस में कंपेरेबल है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर बराबर होंगे, तो फिर अपने को डिफ्रैक्शन जैसी फिनोमेना देखने को मिलेगी। ये तो ओपनिंग हो गया, ठीक है, ओपनिंग यानी होल या फिर स्लिट हो गया। अगर रास्ते में ऑब्स्टेकल आ जाए तब भी यही फिनोमेना देखने को मिलता है। मतलब अगर लाइट के रास्ते में एक छोटा सा कोई भी रुकावट डाल दिया हमने, कोई भी हर्डल रख दिया उसके रास्ते में, यानी छोटा सा बोल रख दिया, एक छोटा सा पार्टिकल रख दिया उसकी वेवलेंथ के साइज़ का, जैसे कि इस फिगर में दिखाया आपको, देखना स्मॉल ऑब्स्टेकल, ये मान के चलो देखने में आपको बॉल बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही छोटा है, लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल है। तो आप देखें कि लाइट कैसे यहाँ पे किनारों पे ऐसे फैल रही है, और आपको खाली फैलती हुई नहीं दिख रही, बल्कि ऐसा दिख रहा है कि इस रीजन में लाइट लो है, यहाँ पे हाई, फिर लो, फिर हाई। तो ये जो हाई लो का पैटर्न बन रहा है ना, इस पैटर्न को हम बोलते हैं फ्रिंजेस। और ये फ्रिंजेस जहाँ पे बनती है वहाँ पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे
लाइट बेंड हुई है और एक दूसरे के साथ दोबारा से इंटरफ्रेंस कर रही है। तो जो बेंडिंग का प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं एजेस पे, स्मॉल ऑब्स्टिकल के एजेस पे जो बेंडिंग है उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो हम इस चैप्टर में क्या बात करने वाले हैं, जहाँ पे लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी वहीं पे लाइट मीडियम चेंज करने पे या फिर उसके रास्ते में कोई रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट रखने पे वो अपने रास्ते से एब्रप्टली बेंड होएगी, बाकी सब जगह उसको रे की तरह ट्रीट करेंगे। रिफ्लेक्शन के समय भी उसको रे की तरह ट्रीट कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन के समय भी रे की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर स्मॉल ऑब्स्टिकल आ गए या फिर स्मॉल ओपनिंग आ गई तो वहाँ पे उसको वेव की तरह ट्रीट करेंगे, वहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं मान सकते। तो हम इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि कहीं पे भी स्मॉल ऑब्स्टिकल नहीं है, कहीं पे भी स्मॉल ओपनिंग्स नहीं है, जहाँ पे भी लाइट ट्रैवल कर रही है वहाँ पे डिफ्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं हो रही है। सिर्फ लाइट को हम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कराएंगे और रिफ्लेक्शन के बाद एब्रप्टली बेंड हो सकती है, रिफ्रैक्शन के बाद एब्रप्टली बेंड हो सकती है, लेकिन डिफ्रैक्शन जैसी कोई चीज़ इस चैप्टर में नहीं होने वाली है, क्योंकि ऐसा कोई भी केस ही हम लेके नहीं चलेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, आई होप इतना फंडा आपको क्लियर हो गया है। तो ऑप्टिक्स को मैंने कैटेगराइज कर दिया यहाँ पे कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसके अंदर। तो दो पार्ट्स हैं, एक रे ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का ही दूसरा नाम होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, इसी को ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में, पूरे रे ऑप्टिक्स में लाइट रे की तरह बिहेव करेगी और वेव ऑप्टिक्स में लाइट वेव की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, ये तो 2D में वेव दिखा रखा है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, अच्छा, रे ऑप्टिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम रे ऑप्टिक्स कवर करने वाले हैं। रे ऑप्टिक्स में स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, सबसे पहले हमें पढ़ना है बेसिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस, फिर स्फेरिकल सर्फेसेस, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो ये जो 3 सेक्शन है ये रिफ्रैक्शन के हैं। उसके बाद ये फिर से रिफ्रैक्शन का एक सेक्शन है। ठीक है, फिर थिन लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रिज्म, ये सारी चीज़ें अपने को पढ़नी है। ठीक है, तो ये प्रिज्म भी आ गया इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में अपने को कवर करनी है, 1 बाई 1, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एक एक चीज़ पे थ्योरी, क्वेश्चन, प्रैक्टिस और उसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, तो 1 बाई 1 वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहला जो सेक्शन है, पहले जो 3 पार्ट हैं वो हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये रिफ्लेक्शन का पार्ट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, जो भी सेक्शन ग्रीन हो गया इसका मतलब अभी हम वो पढ़ रहे हैं करंटली। ठीक है, तो ये जो ग्रीन है ये हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर ही हमने अलग बना दिया है उसको हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। उसमें सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स, कोहेरेंस पढ़ेंगे, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन, वो सारी चीज़ें उसके अंदर पढ़ेंगे। और लाइट के कुछ फिनोमिना, स्कैटरिंग वगैरह पढ़ेंगे, सनलाइट, जैसे कि सबसे पहले हमने देखा सनलाइट रेडिश क्यों दिखती है हमें सुबह सुबह, वो, और स्काई ब्लू क्यों दिखता है उसके रीजंस हम देखेंगे वहाँ पे स्कैटरिंग में। आई होप इतना आपको ब्रॉड पिक्चर मिल गया चैप्टर का कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हम किसके बारे में, बेसिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी,